हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है क्लास 11th का। तो हम डिस्कस करते हैं। यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान में आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है पहले, जैसे कि उसमें आपने इतिहास पढ़ रखा है, वैसे ही आपने भूगोल भी पढ़ रखा है उसमें पहले ही। अब हम इसको सेकेंडरी स्टेज में लेके जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे फिनोमिना जो है पहले से आप जानते हैं ज्योग्राफी के, कि जैसे कि माउंटेन क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, एंड सो ऑन सो, बहुत सारे फिनोमिना आप पहले से जानते हैं। ज्योग्राफी अब हम एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। अब हम इसको हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसको ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट, एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में मेन कंपोनेंट जो है आपके फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, दोनों को डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम फिजिकल तो मानते हैं कि हम चलो धरती को पढ़ेंगे, धरती के धरातल को पढ़ेंगे, लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज को क्यों पढ़ेंगे? क्वेश्चन ये आ जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आप देखिए कि ह्यूमन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्वायरमेंट में। जैसे कि मान लीजिए एक पहाड़ है, मिनरल रिच या मिनरल से भरा हुआ पहाड़ है, और ह्यूमन ने वहां पे माइनिंग स्टार्ट कर दी। और माइनिंग स्टार्ट की और जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा पहाड़। जैसे कि अरावली का एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो पहाड़ जो है वो खत्म किस कारण से हुआ? क्योंकि मानवीय कारण वहां प्रभावित, मानवीय कारण वहां है। क्योंकि पहले ह्यूमन ने आके उस पहाड़ पे कुछ किया है, उस कारण से जो है वो उस पहाड़ प्रभावित हुआ। तो ह्यूमन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट पे। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज का टॉक्सिक मटेरियल जो है रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, बाद में वो जाके ओशियन में मिल जाता है, जिस कारण से जो ओशियन की कोरल रीफ्स हैं, वहां की स्पीसीज हैं, वो प्रभावित होती हैं, उन पे इफेक्ट आता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही है ना जिस कारण से फिजिकल इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो हम फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट दोनों को पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज को दोनों को पढ़ेंगे, और इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, इनका क्या संबंध, आपस में क्या संबंध है, ये भी पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ें? वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? क्यों पढ़ें ज्योग्राफी को? अब आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, तो उसके सरफेस पे रह रहे हैं, तो लाइफ आपकी इस पे चल रही है। और अर्थ जो है वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे या इसी में आगे जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ज्योग्राफी का मेजर रोल क्या है, क्यों पढ़नी है ज्योग्राफी, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो हम अब आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे। तो पहले जैसे कि पता है आपको कि जब स्टोन एज का समय था, या पहले बहुत पहले का समय था, तो लोग क्या करते थे, जो मिल रहा है वही खा जा रहे हैं। चाहे पेड़ मिल रहा है कच्चा खा जा रहे हैं, एनिमल को पकड़ के खा जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है। तो ये देखते हैं, ये लिखा है प्रिमिटिव सोसाइटी सबसाइडेड ऑन नेचुरल मीन ऑफ सबसिस्टेंस। मतलब जो भी नेचुरली अवेलेबल था, चाहे वो पेड़ हो या एनिमल हो, प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो कुछ भी खा जा रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी जो है वो नेचुरल मीन पे ही डिपेंडेंट था। फिर विद द पासेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की ह्यूमन बीइंग ने, तो एक फूड हैबिट बना ली अपनी, एक कल्चर बना लिया कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे।
विथ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे, सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। अब लैंड, सॉइल एंड वाटर तीन वर्ड यहाँ मिल रहे हैं, तो मतलब कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे इनडायरेक्ट बात की जा रही है। तो जो परमिटिव सोसाइटी जैसे से डेवलप की, टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने जो है अपनी फूड हैबिट बनाई है। जैसे कि एग्रीकल्चर ले लिया उन्होंने, पहले तो एग्रीकल्चर जो है जंगलों में हो रहा था। अब क्या हुआ कि उनको पता लग गया कि ये उग कैसे रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट तो हो ही रखा था, तो उन्होंने वो फूड क्रॉप उठाई और अपने घरों के पास उगाना शुरू कर दिया, जिस कारण से उनको फूड जो है जंगलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब वो अपने घर के पास ही उगा पा रहे हैं, है ना। तो अब उनकी फूड हैबिट इंक्रीज कर गई ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण। अब वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथ अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। हमने फूड हैबिट तो अपने देखा कैसे हमने एडजस्ट कर ली, अब क्लोथिंग भी हमने प्रिवेलिंग कर ली वेदर कंडीशन में। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कि साउथ इंडिया का और नॉर्थ इंडिया का। आपको पता है कि नॉर्थ में जो है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, साउथ में नहीं पड़ती थी। अब नॉर्थ में जब बर्फ पड़ रही है तो हमें ठंड लग रही है, तो हमने पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो क्या थी, जानवरों की छाल पहन लेते थे, उनकी पोशाक बना लेते जानवरों की चमड़े की, उसको पहन लेते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आई तो हमने कोट बनाना शुरू कर दिया, हैवी हैवी कोट डाल लेते हैं, वॉर्म कोट्स डाल लेते हैं हम, तो हमने क्लोथिंग भी हमने कर ली। अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे ठंड नहीं होती तो वो उस हिसाब से डालेंगे। तो ज्योग्राफी जो है हमारी, वो हमारी फूड हैबिट और हमारी वेयरिंग हैबिट, क्लोथिंग हैबिट को भी प्रभावित करती है। यही हम सीख रहे हैं। अब जैसे हम पीछे क्वेश्चन बनाया कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है क्योंकि हम समझ सके ये सारे कॉन्सेप्ट। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी you should be curious to know about the phenomena which vary over the space। अब धरती के धरातल पर कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं, अब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पढ़ने आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फिनोमिना चल रहे हैं, उनको डिटेल में समझना है, यही आपका फर्ज है। यू लर्न अबाउट डाइवर्स लैंड एंड पीपल। आप अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे उनका इंटर रिलेशन पढ़ेंगे। ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी यही है, ज्योग्राफी को हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल अर्थ या फिजिकल अर्थ, कुछ भी कह लीजिए। तो हम इंटर रिलेशनशिप समझेंगे टू अंडरस्टैंड द चेंज विच हैज बीन टेकन प्लेस ओवर द टाइम। क्या क्या चेंज आया टाइम के साथ, वो भी पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में। टू अंडरस्टैंड एंड स्किल obtained इन मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे हमने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी डेवलप की तो नई नई साइंसेज आई, नई नई साइंस जैसे कि आई कि पहले हमें मैप बनाना होता था तो हम उस जगह पे चले जाते थे, उस एरिया में चले जाते थे कि मैप किस तरह बनाए। अब जीपीएस सिस्टम आ गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आ गया, जिस कारण से हम कहीं भी बैठ के किसी भी एरिया का मैप आसानी से बना सकते हैं। हमें उस एरिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम घर बैठ के बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें देखना है कि कोई एरिया वो किस तरह दिख रहा है, कि किस तरह उसका, जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे घर हैं, तो ये किस तरह पता लगेगा हमें? पहले तो हम जाके देख लेते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन आई, साइंटिफिक टेक्निक्स आई, जिस कारण से हमने अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कई सारी स्किल ऑब्टेन कर ली है, जैसे कि जीआईएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, जीआईएस मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशनिंग सिस्टम, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र कला की जाती है जो, तो ये सब एक मेजर रोल प्ले करती है ज्योग्राफी में।
तो हम इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे, आपको पता ही है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को हम इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, कि जो नेचर है वो ह्यूमन को कंट्रोल कर रही है, कि जो नेचर है वो पैसिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट है, सॉरी, जो नेचर है वो एक्टिव एजेंट है और ह्यूमन जो है पैसिव एजेंट है। जैसे ही नेचर बोलेगी कि ऐसा करो तो ह्यूमन को वैसा ही करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आया जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पॉसिबिलिज्म मतलब पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन जो चेंज कर सकता है। फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह नहीं बैठे, करेक्ट नहीं थे। फिर एक नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया जिसको हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो अब हम देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो वर्ड से बना, जियो और ग्राफीन। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से डेवलप हुआ ज्योग्राफी। जियो और ग्राफी दो वर्ड के मिलन से बना है। जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो हम जब इसे कलेक्टिवली बोलेंगे तो बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ये सिंपल, एक आसान सी जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं वो है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ज्योग्राफी। इरेटोस्थीन ग्रीक स्कॉलर कोइंड दिस टर्म फर्स्ट टाइम। ये एमसीक्यूज बन जाता है यहाँ पर कि पहली बार जो है ज्योग्राफी टर्म किसने कोइन की थी। तो वो थे इरेटोथीनस, एक जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोइन की थी टर्म ज्योग्राफी। और इरेटोथीनस को ही हम भूगोल का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी हम इरेटोथीनस को कहते हैं। अब कहते हैं कि द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि अर्थ जो है हमेशा से ह्यूमंस का निवास देखा जाता है, एज अ निवास देखा जाता है, कैसे ह्यूमन रह रहे हैं। और कई सारे स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का डिस्क्रिप्शन और उस पे ह्यूमन कैसे निवास कर रहे हैं, कैसे अबोर्ड कर रहे हैं, वही कई सारे स्कॉलर ने डेफिनेशन दी है। अब कई सारी ब्रांचेस निकली ज्योग्राफी के स्टडी करते, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस। अब नेचुरल साइंसेस के कुछ एग्जांपल है जैसे कि जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, बोटनी, जियोलॉजी। अब बोटनी जूलॉजी आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी, जियोलॉजी हम आगे आगे पढ़ेंगे। और कुछ सोशल ब्रांचेस निकली जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं आपको कि जो हिस्ट्री है वो इन्फ्लुएंस होती है ज्योग्राफी से आपकी। अब बोलेंगे कैसे। अब देखते हैं कि कितने भी इन्वेजन हुए, कितने भी बाहर के शासक यहाँ भारत में आए शासन करने के लिए, तो कोई भी नॉर्थ से नहीं आया, कोई भी जो है वो नॉर्थ से नहीं आया। ये भारत में नॉर्थ में नहीं आया, भारत है यहाँ पे नॉर्थ में नहीं आया, वो है आपके वेस्ट से, क्योंकि नॉर्थ में जो है आपके हिमालयस माउंटेन लाई कर रहे हैं, ठंड है, आएंगे तो ठंड में ही मर जाएंगे यहाँ से। तो जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो ज्यादातर वेस्ट से हुए हैं। तो हिस्ट्री भी जो है वो ज्योग्राफी से ही डिसाइड हो रही है। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब कहते हैं कि अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी आर डिसिमिलर। कई सारे फिनोमिना जो हैं वो सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं, एंड इट इज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब कि देखिए कई प्लेसेस सिमिलर हैं, कई सारे एरियाज जो सिमिलर हैं और कई सारे डिसिमिलर हैं। अब मान लीजिए कई माउंटेन्स हैं जैसे कि यूराल माउंटेन हो गए, रॉकीज माउंटेन हो गए, एंडीज माउंटेन हो गए, वहां देख रहे हैं कि हम वहां पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, मान लेते हैं कि वहां अर्थक्वेक आ रहे हैं, और एल्प्स के माउंटेन में मान लेते हैं कि अर्थक्वेक नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गए, ये हम एज एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ। तो ये हो गया कि एरियल डिफरेंशिएशन, कई सारे एरिया सिमिलर हैं और कई सारे डिसिमिलर हैं वहां की फिनोमिना।
क्या, वहां की फिनोमिना। तो आगे बढ़ते हैं। Thus geography was perceived to study all those phenomena which vary over space। और ज्योग्राफी जो है वो परसीव करती है जितने भी फिनोमिना है ओवर द स्पेस, कि ओवर द स्पेस क्या क्या फिनोमिना चल रहे हैं। Geography do not study only the variation in the phenomena over the Earth's surface, but also study the association with the other factors which cause that variation। अब ज्योग्राफी कि जो फिनोमिना चल रहे हैं धरातल पे, एरिया पे, उसी को ही नहीं अध्ययन करता, बल्कि वो उस वेरिएशन का कोज क्या है, उसके कोज क्या है, उसका वेरिएशन क्या, फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहे हैं वहां पे, किस फैक्टर के कारण वो कोज हो रहा है, वो भी डिस्कस करती है हमारी ज्योग्राफी। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्रॉप पैटर्न का आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। कहते हैं कि क्रॉप पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्लाइमेट, सॉइल, डिमांड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर। तो कहते हैं कि क्रॉप पैटर्न जो है हर जगह का अलग अलग क्रॉप पैटर्न होगा। अब क्यों क्रॉप पैटर्न अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लाइमेट आ जाता है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होगा, हर टेरेन का क्लाइमेट अलग होगा, प्लेन एरिया में क्लाइमेट अलग होगा, हिली एरिया में क्लाइमेट अलग होगा, हर तरह सोइल अलग होगी। 8 तरह की मिट्टी जो है, 8 तरह की सोइल जो है इंडिया में पाई जाती है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर डिमांड, ट्रांसपोर्ट, जो फार्मर है उसको भी डिमांड और ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर कैपेसिटी ऑफ अ फार्मर, कि एक फार्मर के पास कितनी कैपेसिटी है क्रॉप पैटर्न करने की, कितनी उसके पास क्षमता है कि वो क्रॉप उगा सकता है, कि कितनी टेक्नोलॉजी उसके पास है। आगे ज्योग्राफी आल्सो स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किस कारण से ये कॉज हुआ, वेरिएशन किस कारण से कॉज हो रहा है, उसकी स्टडी जो है हमारी ज्योग्राफी करती है, रिलेशनशिप स्टडी करती है। और द इंटररिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज हाईली डायनेमिक नॉट स्टैटिक। अब जो रिलेशनशिप है नेचर का मैन के साथ, वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। कैसे डायनेमिक है, जैसे मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रही है, वो कितने समय तक ऐसे ही फ्लो करती रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कह नहीं सकता। अब मान लीजिए जैसे कि दामोदर रिवर को हम सोर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि वो हाईली डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है वो। अगर वो स्टैटिक होती तो उसे क्यों सोर ऑफ बंगाल कहते, कोसी को क्यों सोर ऑफ बिहार कहते। तो यही कारण है कि जो हमारी ज्योग्राफी है और जो मैन और नेचर का, ये मैन और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो डायनेमिक है, हाईली डायनेमिक है। So it is also called as study of relationship between unstable earth and unresting man। कि हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो रिलेशन है अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन के बीच में। फ्रेंड में कहते हैं कि ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन, है ना। नेचर पे हमारे हम ह्यूमन के इम्प्रिंट्स है। अब हम जो है मान लीजिए रूम में बहुत सारी गर्मी है तो हम यहाँ एसी लगा देंगे कि यहाँ का क्या टेम्परेचर ठंडा हो जाए, बाहर जो मर्जी होता रहे। अब यहाँ का तो हमने टेम्परेचर ठीक कर दिया, लेकिन बाहर का टेम्परेचर खराब कर दिया, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। या हमने डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ काट दिए, जिस कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो ह्यूमन के इम्प्रिंट्स नेचर पे है। तो यही है सारे कारण ज्योग्राफी के जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यही वेरिएशंस हैं। आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव केम टू टर्म विद नेचर थ्रू एडेप्टिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो ह्यूमन ने कुछ चीजें अडेप्ट की हैं और मॉडिफाई किया है। अब के समय जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन पहले समय में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की बात है तो वो किसको गॉड मानते थे, वरुण को, अग्नि को। अब उन्होंने अग्नि का आविष्कार कर लिया तो वो मशाल लेके हर जगह घूम रहे हैं, जानवरों को डरा रहे हैं वो। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, ह्यूमन जो है अडेप्ट किया और मॉडिफिकेशन हुई। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो उसमें हेल्प क्या मिली कि राशनेस ऑफ लेबर जो है इंक्रीज कर गई,
लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई और प्रोवाइड लेंसर टू ह्यूमन बीइंग अटेंड टू द हाई नीड ऑफ लाइफ। अब ह्यूमन की लाइफ लेविश हो गई, बढ़ने लगी, कि जैसे पहले जो था गर्मी में था तो गर्मी में रह ले रहा था, सर्दी में था तो रह रहा था, अब मान लो सर्दी पड़ रही तो वो हीटर लगा रहा है। टेक्नोलॉजी में बढ़ी है, लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाया है उसने। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया कि अंदर हम एसी लगा लें, अंदर का टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन बाहर का बिगाड़ देगा वो, ग्लोबल वार्मिंग। आगे, ह्यूमन बीइंग हैज कम्ड टू देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई तो ह्यूमन ने जो है खुद को ही बहुत घमंडित महसूस करवाना शुरू कर दिया, है नहीं लेकिन करवाना शुरू कर दिया। कहता है कि वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी, जो जरूरत है वहां की स्टेज में तो है लेकिन उस स्टेज से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो क्या कह रहा है, एक पोइट ने लिखा है कि गॉड ने सॉइल बनाई तो हमने वहां के क्रॉप्स उगा दी। ह्यूमन कहता है हमने क्रॉप्स उगा दी। गॉड ने नाइट बनाई तो हमने लैंप बना दिए। फिर गॉड ने वाइल्डनेस बनाई, जंगली पौधे बनाए तो हमने फ्लावर बेड्स उगा दिए। तो ये इतना घमंडित हो गया है इंसान। तो आगे कहते हैं कि there are put their imprints everywhere and create new possibilities in collaboration with nature। जो कि हमने बात की कि अब खुद के imprints जो है हर जगह फैला रखे हैं ह्यूमन बीइंग ने। Thus we now found humanize nature and naturalization of human beings and geography study the interactive relationship। जैसे हमने पहले ही बात की ह्यूमनाइजेशन नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जो कि हमने इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की पहले ही बात की है। तो ये वही बात की है कि जो ज्योग्राफी है वो उसके इंटरैक्टिव रिलेशनशिप को समझती है और समझाती है। एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेटियल इंटीग्रेशन। और ज्योग्राफी जो है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करती है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह आपस में इंटरेक्शन कैसा है उसका, किस तरह वो स्पेस के साथ इंटरेक्शन कर रही है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर रही है, ये सब हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी में 3 सेट ऑफ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे ज्योग्राफी ज्यादा डिपेंड करती है। पहला है व्हाट, कि क्या है। जैसे कि पूछा ये क्या है तो हमने कह दिया ये माउंटेन है। फिर आपने पूछा कहाँ है तो मैंने कह दिया कि वह तिब्बत में है, हिमालयाज में है, वहां देख लीजिए माउंटेन है। अब ये दो क्वेश्चन तो बन गए लेकिन ये 2 क्वेश्चन मिलके इसको साइंटिफिक नहीं बना रहे हैं। और हमें पता है कि ज्योग्राफी जो है साइंटिफिक सब्जेक्ट है। These 2 क्वेश्चन didn't make geography a scientific discipline। ये इस 2 क्वेश्चन जो है इसको ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बना रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन वहां पे एक ऐड किया व्हाई। अब पहले तो पूछा कि ये क्या है, मैंने बोला पहाड़ है। आपने पूछा कहाँ है, मैंने बोला वहां पर है। तो आपने पूछा ये वहां आया कैसे, क्यों है, तो यहाँ पे आपकी साइंस ऐड होगी। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्योग्राफी का मेन मोटिव है व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये मेन मोटिव है इसका, ये फाइंड करना इसका मेन मोटिव है। इट स्टडी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड concentration of phenomena over space and interprets them providing explanation of their pattern। ज्योग्राफी स्टडी करती है कि कैसा कैसा एक एरिया का पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहां की लोकेशन क्या है, ये सब ज्योग्राफी डिस्कस करती है। और आखिरी में इंटररिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन के साथ और फिजिकल एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी ज्योग्राफी में स्टडी करती है। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना समझेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।